ऋषभ, वरुण, आवाज आ रही है बेटा? आपका चैट बॉक्स नजर नहीं आ रहा मुझे। आ गया है। गुड मॉर्निंग इंडिया। ठीक है, क्या आफत है? ये अपना इलाका है। ठीक है। हेलो, एम आई विजिबल? एम आई ऑडिबल? क्या चल रहा है इस देश में? ठीक है। हाँ जी बेटा जी, कहां तक पहुंचे? ठीक है, सुनिए बेटे, ये सेल है और सेल मेम्ब्रेन इज द डीलिमिटिंग बाउंड्री। सेल की हद यहीं तक होती है, सेल का इलाका यहीं तक है। इसके बाहर जो भी होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर ही होगा, चाहे वो सेल वॉल क्यों ना हो। और जो वॉल सबसे पहले बनेगा वो प्राइमरी सेल वॉल है, और जो उसके बाद बनेगा वो सेकेंडरी सेल वॉल है। पीछे एकांतवास बेटा, गोलू, मासूम बच्चे इधर। जो पहले बना वो प्राइमरी सेल वॉल, ये लीजिए, ये प्राइमरी सेल वॉल। ये सबसे पहले बना, सबसे बाहर बना, ये प्राइमरी सेल वॉल है। इस तरफ लिखना पड़ेगा। मास्टर मार दिया गया? प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहले बना, सबसे बाहर बना, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म्ड होगा। सबसे बाहर बना तो ये आउटर मोस्ट होगा। और प्राइमरी सेल वॉल तो होगा ही होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो या परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी सेल वॉल तो होगा ही होगा। मतलब ये यूनिवर्सल है, होगा ही होगा। और ये सिंगल लेयर्ड होता है, मोनो लेयर्ड है, मतलब यूनी लेयर्ड है, सिंगल लेयर्ड होता है बेटा। थिकनेस बहुत कम है, मतलब ये थिन है। थिन है इसलिए ये इलास्टिक भी होता है। इलास्टिसिटी है, इसका मतलब इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, इसमें ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है। जब सेल का वॉल्यूम बढ़ रहा है, सेल का साइज बढ़ रहा है, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। ऐसा तभी पॉसिबल है जब इसमें इलास्टिसिटी हो। तो इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, इसमें ग्रोथ का कैपेबिलिटी है। तो सबसे पहले बना, सबसे बाहर बना वो प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल तो सभी एग्जांपल में मिलेगा बेटा जी। और जब एनसीईआरटी कह रहा है इट डिमिनिशेस एज सेल मैच्योर्स, तो जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा ये डिमिनिश हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब नहीं खल्लास हो गया है। एक्चुअली हुआ क्या, आप इस दीवार पे कलर कर रहे हैं, तो पहले आप प्राइमर करते हैं या फिर बिरला पुट्टी आपने कर ली, उसके बाद आप कलर का कोट करते हैं। तो पहला लेयर कलर का पेंट का कर दिया, फिर अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा और एक कलर का, फिर लास्ट में डब्बे में थोड़ा सा और बचा था, एक लेयर और कर दी। तो 3 लेयर पेंट की आ गई है वहां पे कलर। तो नीचे का प्राइमर क्या खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, बस वो अंदर दब गया, इतना ही हुआ। तो एक्चुअली हुआ ये कि जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट की तरफ जाएंगे, तो इसके अंदर 3 लेयर और उससे भी कहीं ज्यादा लेयर वाली सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी। तो प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी बन जाएगी। तो सेकेंडरी का थिकनेस ज्यादा होता है, उसकी लेयर्स भी ज्यादा होती है। तो सेकेंडरी का थिकनेस ज्यादा है, उसकी लेयर्स भी ज्यादा है। तो उस केस में ये हुआ कि ये तो बहुत थिन रह गया, बस दब गया बीच में और कुछ भी नहीं हुआ। तो जब एनसीईआरटी कह रहा है इट डिमिनिशेस एज सेल मैच्योर्स, जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा ये डिमिनिश हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से नष्ट हो गया है। एक्चुअली हुआ ये बेटे कि इसके अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल बन गया, और सेकेंडरी सेल वॉल मल्टी लेयर्ड होता है। यहां तो अपन ने केवल एक ही लेयर दिखाई है ना, और सेकेंडरी सेल वॉल मल्टी लेयर्ड है। ये लीजिए, ये एक लेयर और बना दी हमने, ये एक लेयर और बना दी, एक लेयर और बना दी,
जो ठीक प्राइमरी के नीचे बना है, जस्ट बिलो द प्राइमरी, इसको S1 से डिनोट कर दिया। उसके अंदर आया तो S2 से नोट कर दिया, और उसके अंदर गए तो इसको S3 से डिनोट कर दिया। दीज आर नॉट स्लीपर कोचेस, कहीं सोते इसके बाद एसी कोच आएगा, फिर जनरल कोच आएगा। दीज आर द डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। ये सेकेंडरी सेल वॉल है बेटा। तो पहले बना वो प्राइमरी होगा, जो बाद में बना वो सेकेंडरी होगा। कौन सा सेल वॉल सेल के बाहर बनता है? सारे ही सेल के बाहर बनते हैं बेटा राजकुमार, सेल वॉल सेल के बाहर ही बनता है। कोई भी सेल वॉल अंदर नहीं बनेगा, वो वॉल बाहर ही है, चाहे प्राइमरी बने या सेकेंडरी बने। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है ना, वो सेकेंडरी सेल वॉल मल्टी लेयर्ड होता है। इसका थिकनेस ज्यादा है, मतलब ये थिक है। थिक है मतलब ये रिजिड है, नॉन इलास्टिक है। तो प्राइमरी सेल वॉल हो या सेकेंडरी सेल वॉल, जो पहले बनेगा वो प्राइमरी होगा, जो बाद में बनेगा वो सेकेंडरी होगा। तो प्राइमरी सिंगल लेयर्ड है, सेकेंडरी मल्टी लेयर्ड है। प्राइमरी थिन होता है, सेकेंडरी थिक होता है। प्राइमरी जो होता है वो इलास्टिक है, और सेकेंडरी जो होता है नॉन इलास्टिक या रिजिड है। तो कोई भी सेल वॉल हो, बनने का तरीका वही है जो मैं कल बताया था आपको। चाहे प्राइमरी बने या सेकेंडरी बने, पहले सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स का नेटवर्क बन जाता है, फिर उसमें मैट्रिक्स की फिलिंग कर दी जाती है, और जो भी रॉ मटेरियल फिट करना है वो उसके अंदर फिक्स कर दिया गया है, उसकी एम्बेडिंग कर दी गई। बनने का तरीका वही है। तो दोनों में सेलुलोज होगा, दोनों में हेमीसेलुलोज होगा, दोनों में पैक्टिन होगा, दोनों में प्रोटीन होगा, दोनों में लिपिड होगा, लेकिन बेटा जी अमाउंट वेरी करेगा। तो पीसीडब्ल्यू एंड एससीडब्ल्यू, बोले तो प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, बोथ आर डिफर इन देयर कंपोजिशन। अमाउंट वेरी करता है ना, तो कंपोजिशन में एक दूसरे से अलग होते हैं। दे आर डिफर इन देयर थिकनेस, दोनों का थिकनेस अलग अलग होता है। एंड दे आर डिफर इन ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, दोनों के अंदर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स की व्यवस्था जो होती है वो अलग अलग होती है। ये सेलुलोज का माइक्रोफाइब्रिल, ये सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स है। और ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं ये बिखरे हुए होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्राइमरी सेल वॉल में, लेकिन ये पैरेलली अरेंज रहते हैं किसके अंदर? सेकेंडरी सेल वॉल में। मैंने कहा था प्राइमरी बने या सेकेंडरी बने, बनने का तरीका एक ही है बेटा। पहले माइक्रोफाइब्रिल्स का नेटवर्क बनता है, आपने लोहे के सरिये लिए और इनको फेंक दिया, ये बिखर गए पूरी छत पे, फिर उसमें आपने सीमेंटिंग मेटेरियल डाल दिया, ऐसे प्राइमरी बनती है। अगर उन लोहे के सरियों को आप पैरेलली अरेंज कर दोगे, अच्छे से नेटवर्क बना दोगे, फिर उसके अंदर मैट्रिक्स डालोगे, तो ऐसे सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। तो बनने का तरीका तो वही है, सरियों के अंदर मैट्रिक्स डाल दिया आपने, सारा मसाला डाल दिया। लेकिन जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसमें जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट दीज आर पैरेलली अरेंज्ड इन सेकेंडरी सेल वॉल। तो दोनों में सेलुलोज होगा, दोनों में हेमीसेलुलोज होगा, दोनों में पैक्टिन है, प्रोटीन है, लिपिड है, लेकिन बेटे अमाउंट वेरी करेगा। बोथ आर डिफर इन देयर कंपोजिशन, थिकनेस एंड ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। इतना नोट करो, फिर लिखाता हूं लाइन। तो सेल वॉल ये नोट हो गया था, जल्दी कर लो फिर 1 मिनट में। बोर्ड दिख रहा है बेटा आप लोगों को? हाँ जी, डेड है ना। ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स। पहला चैप्टर अगर ढंग से पढ़ा होता तो क्वेश्चन नहीं पूछते बेटा। माउंटेन फायर है, मैं अगर पहला चैप्टर पढ़ा होता तो आज रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लिविंग वर्ल्ड, एनसीईआरटी लिखने वाले बड़े जीनियस होते हैं। ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। हेलो, क्या समझा? एक अपोजिशन होता है, एक एक्रेशन होता है, लेयर्स पे लेयर बनती चली गई, है ना? नहीं पढ़ा कभी एक्रेशन है अपोजिशन, या केवल सक्सेशन पढ़ा है? हेलो
आई एम नॉट एबल टू सी, तो आपको ही मैं नहीं दिख रहा, आई एम नॉट विजिबल। बेटा लंबा सी पंचोली, मैं विजिबल नहीं हूं, आई एम भूत। सबको दिख रहा हूं ना मैं, तो उनको भी दिख ही रहूंगा ना। एम आई विजिबल? यस। बेटा टर्सरी वर्सरी, शाहिद अहमद, बेटा टर्सरी वर्सरी नहीं होता कुछ भी। एक्चुअली हायर बुक्स में दो ही सेल वॉल लिखी होती है बेटे, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। हायर बुक्स में टर्सरी के बारे में कुछ नहीं है। मैंने तो 20 साल में कभी कोई क्वेश्चन आते हुए देखा नहीं टर्सरी सेल वॉल पे। आपके लेवल पे भले ही किसी किताब में लिखा हो कि टर्सरी सेल वॉल जिम्नोस्पर्म की टेंशन वुड में देखने को मिलता है, लेकिन मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। एक्चुअली टर्सरी वर्सरी कुछ नहीं होता, वो सेकेंडरी की इनरमोस्ट लेयर होती है। मैंने कभी नहीं सुना और मैंने किसी हायर बुक्स में पढ़ा भी नहीं है, और मैंने 20 साल में कभी क्वेश्चन आते हुए देखा भी नहीं है कि टर्सरी सेल वॉल दो ही सेल वॉल, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो एक पॉइंट लिखिए आप स्टार लगा के, आप भी लिखो, हेलो ऑनलाइन लिखो, पीसीडब्ल्यू एंड एससीडब्ल्यू। पीसीडब्ल्यू बोले तो वेरी गुड। पीसीडब्ल्यू एंड एससीडब्ल्यू आर डिफरिंग। PCW and SCW are differing. First point, Roman में लिखो, their composition, their composition. दूसरा point, their thickness, their thickness. और नंबर 3 लिखो, orientation of cellulose microfibers. Orientation of cellulose microfibers. Orientation की स्पेलिंग नहीं आती तो अरेंजमेंट लिख सकते हो। हेलो, orientation of cellulose microfibers. ये सेलुलोज के माइक्रोफाइबर्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसमें, और पैरेलली अरेंज होते हैं किसमें। तो जो पहले बना वो प्राइमरी सेल वॉल, और जो बाद में बनेगा वो सेकेंडरी सेल वॉल। ये लीजिए, ये अपन ने सेल वॉल बना दिया। डायग्राम बना के रिस्क मत लेना, अभी बाद में कहोगे बूढ़ों ने बताया नहीं था। और इसके अंदर अपन ने सेकेंडरी सेल वॉल बना दिया। अब मैं सेकेंडरी सेल वॉल की कई लेयर ना दिखा के केवल थिकनेस से वेरी कर रहा हूं कि वो सेकेंडरी सेल वॉल थिक होता है बेटे। ये लीजिए राजा, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। जो रेड शेडेड एरिया है वो सेकेंडरी सेल वॉल है, और बाहर जो ब्लैक कलर की आउटर मोस्ट बाउंड्री अलाइन खींच दी वो प्राइमरी सेल वॉल है। तो प्राइमरी सेल वॉल थिन होगा और सेकेंडरी सेल वॉल थिक होगा। ये सेकेंडरी सेल वॉल है बेटा जी। और ये मैंने अंदर सेल मेम्ब्रेन बना, सेल वॉल सेल के बाहर ही बनेगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाहर सेल वॉल। तो ये प्राइमरी सेल वॉल और अंदर सेकेंडरी सेल वॉल। प्लांट होता है मल्टी सेलुलर, सिंगल सेल का तो है नहीं, खूब सारी सेल है। कितनी भी सेल्स हो, बाहर पहले प्राइमरी ही बनेगा। लीजिए एक सेल और बना देते हैं, इसमें भी हम लोग प्राइमरी सेल वॉल दिखा देते हैं। एक सेल और बना देते हैं, कितने भी बनाए बाहर तो प्राइमरी सेल वॉल ही होगा और अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल होगा। ये लीजिए, ये जो रेड शेडेड एरिया है, डायग्राम बना के रिस्क ना ले, वरना भी क्या क्या हो सकता है, फिर कहोगे ऑन द स्पॉट कार्डियक अरेस्ट हो गया। ये सेकेंडरी सेल वॉल है बेटा जी। ये जो रेड शेडेड एरिया है ये सेकेंडरी सेल वॉल है। अब खूब सारी सेल्स हो गई हैं, क्योंकि मल्टी सेलुलर कंडीशन है तो खूब सारी सेल्स हो गई हैं, और जब खूब सारी सेल्स हो गई हैं तो इन सेल्स को आपस में जोड़ना होगा। अब मल्टी सेलुलर कंडीशन में और कॉलोनियल कंडीशन में तो डिफरेंस समझते ही होंगे। जब तक मैं उस पॉइंट पे आऊं आप रिकॉल कर लो, हिप्पोकैम्पल लोब पे थोड़ा सा प्रेशर डाल लो, क्योंकि हिप्पोकैम्पस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन व्हिच कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, और मेमोरी को रिकॉल भी करवाता है। और मेमोरी रिकॉल तब होती है जब पास्ट में उसमें कभी मेमोरी डाली जाती है। तो प्लांट है मल्टी सेलुलर, ये खूब सारी सेल्स अंदर। अपन ने ये सेल मेम्ब्रेन दिखा दी, ये सेल मेम्ब्रेन दिखा दिया बेटा से। अब खूब सारी सेल्स हैं तो इन सेल्स को आपस में जोड़ना होगा।
जब आप वॉल बना रहे हैं, जब आप वॉल बना रहे हैं, जब आप दीवार बना रहे हैं, तो ब्रिक्स को आपस में रख के जोड़ना होगा, और जोड़ने के लिए उन ब्रिक्स के बीच में आपको सीमेंटिंग मटेरियल डालना होगा। तो यहां भी सेल्स को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए ये लीजिए, ये अपन ने बीच में सीमेंटिंग मटेरियल डाल दिया, और जब सीमेंटिंग मटेरियल डाल दिया तो ये जो ग्रीन डॉटेड एरिया जो बन गया है, इस लेयर को नाम दे दिया सीमेंट लेयर, और इसका नाम हो गया मिडिल लैमिला। क्या बोला इसको बेटे? तो मिडिल लैमिला इज द सीमेंट लेयर बिटवीन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल के बीच में जो सीमेंट लेयर दिख रहा है, इसको मिडिल लैमिला कहते हैं। मिडिल लैमिला है मतलब मल्टी सेलुलर कंडीशन है। भाई साहब, ए पिंकी, आपसे ही बोल रहा हूं बेटा गाजरी, और उसके आगे वो ग्रीन टी शर्ट वाला, मेरी क्लास में आए तो मेरी बात सुनिए, वरना आप जा सकते हैं। अपन ने पीले चावल तो दिए नहीं ना, अपन इधर पढ़ा रहे हैं। किधर? इधर। और तुम कहा देख रहे हो? उधर। इधर। मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, इसको घूरो। आप ऑल इंडिया में जा रहे हैं घूरते हुए मास्टर को। इधर देखो, अब प्लांट है मल्टी सेलुलर, तो खूब सारी सेल्स, इन सेल्स को आपस में जोड़ना होगा, तो जोड़ने के लिए बीच में सीमेंटिंग मटेरियल डाल दिया ताकि जो ये सेल्स आपस में जुड़ जाए। तो ये जो सीमेंट लेयर बन गया है, इसको नाम दे दिया आपने मिडिल लैमिला। क्या बोला? मिडिल लैमिला। तो मिडिल लैमिला इज द सीमेंट लेयर बिटवीन प्लांट सेल्स। एक सिंगल सेल में मिडिल लैमिला का कोई लेना देना नहीं होगा। मिडिल लैमिला सीमेंट लेयर है, तो सेल्स को आपस में जोड़ने में हेल्प कर रहा है। एक ईंट रखी तो उसमें सीमेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, खूब सारी ईंटें रखेंगे तो उनको जोड़ने के लिए सीमेंटिंग मटेरियल डालना पड़ेगा। तो मिडिल लैमिला है मतलब मल्टी सेलुलर कंडीशन है। इट इवॉल्व्ड विद मल्टी सेलुलरिटी। मिडिल लैमिला का इवोल्यूशन मल्टी सेलुलर कंडीशन के साथ ही हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड बाय लॉ। तो मिडिल लैमिला जो होता है, ये सीमेंट लेयर होता है बिटवीन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के बीच में ये सीमेंट लेयर है बेटा। और मिडिल लैमिला का जो मेन कंपोनेंट होगा, वो होता है कैल्शियम पैक्टेट्स। मेनली, नॉट ओनली, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट्स है ना। तो मेनली कैल्शियम पैक्टेट है। इट कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट्स मेनली, नॉट ओनली। तो कैल्शियम प्लस पैक्टिन आपस में मिल जाएगा तो कैल्शियम पैक्टेट बन जाएगा। तो सेल्स को आपस में जोड़ा गया तो बीच में सीमेंटिंग मटेरियल डाल दिया और सीमेंट लेयर को नाम दे दिया मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला है मतलब मल्टी सेलुलर कंडीशन है, तो इट इवॉल्व्ड विद मल्टी सेलुलरिटी। ये क्या लिखा है मैंने? इवॉल्व्ड विद। इसका इवोल्यूशन मल्टी सेलुलर कंडीशन के साथ ही हुआ है। वही आपको कहे कि फर्स्ट फॉर्म सेल वॉल कौन सा हुआ, तो आप क्या कहेंगे? प्राइमरी सेल वॉल, बिकॉज मिडिल लैमिला इज नॉट सेल वॉल। तो हाथ पे ना जाना, अपना दिमाग लगाना। सेल वॉल दो ही है बेटा जी, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। और दो सेल्स को जोड़ने के लिए बीच में, ये जो सेल है इसमें बाहर प्राइमरी होगा, इसमें बाहर, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या होगा? मिडिल लैमिला। तो इट इवॉल्व्ड विद मल्टी सेलुलरिटी। और जब तक मिडिल लैमिला सही सलामत रहेगा, जब तक ये सही सलामत है, सेल्स की मूवमेंट नहीं हो सकती। जब तक दीवार में सीमेंट लेयर सही सलामत है, तो आप ब्रिक्स की मूवमेंट नहीं कर सकते, दीवार सॉलिड रहे। लेकिन एक लिमिट के बाद में उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, और सीमेंटिंग मेटेरियल की भी मियाद होती है। कोई भी रजिस्ट्री करवाते हैं किसी भवन की वगैरह, कमर्शियल या रेजिडेंशियल कुछ भी, उसकी रजिस्ट्री 99 ईयर्स की होती है। उसके बाद में उसको डिसमेंटल करके दोबारा से बनाना होता है, क्योंकि सीमेंटिंग मेटेरियल की एक्सपायरी है। और वो सीमेंटिंग मेटेरियल बीच में से झरझरा के गिरने लगा तो पूरी दीवार का भवन ही गिर जाएगा बस। तो जब तक मिडिल लैमिला सही सलामत है, मजबूती से खड़ा रहेगा वो। लेकिन यहाँ गड़बड़ी हो गई, जैसे जैसे मिडिल लैमिला डिसॉल्व होने लगा, सेल्स की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। कौन है जो मिडिल लैमिला को डिसॉल्व करता है? पैक्टिनेज। कैल्शियम पैक्टेट है, तो जो एंजाइम इसको डिसॉल्व करेगा वो पैक्टिनेज होगा। याद करो, ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स they become more soft and juicy. During the ripening of fruits, they become more soft and juicy because of partial solubilization of middle lamella. और ज्यादा पल्पी पल्पी सॉफ्टी सॉफ्टी सा होने लगता है, सॉफ्टी सॉफ्टी सा होने लगता है, क्योंकि मिडिल लैमिला डिसॉल्व होने लगती है। और डिसॉल्व करने का काम कौन करता है?
Pectinase. It is dissolved by which enzyme? Pectinase enzyme. तो मिडिल लैमेला सीमेंट लेयर है, इसमें कैल्शियम पैक्टेट है, यानी कैल्शियम और पैक्टिन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। नहीं समझे? कैल्शियम जो है वो तो आप लोग जानते हैं, कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिवली चार्ज है, और जो पैक्टिन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, तो आराम से इंटरेक्ट कर जाएगा कैल्शियम और पैक्टिन। और कैल्शियम और पैक्टिन जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ये ट्रैप्स पानी, ये वाटर को भी ट्रैप कर लेगा, और जब वाटर को भी ट्रैप कर लिया तो फाइनली जेल लाइक कंसिस्टेंसी आ जाएगी, कंपोजिशन आ जाएगा। बस पैक्टिन की इसी प्रॉपर्टी का हम लोग फायदा उठा लेते हैं। हमने फ्रूट जूस लिया, क्या रे, एप्पल जूस लिया या गुआवा जूस लिया, और फ्रूट जूस लेकर उसके अंदर आपने क्या मिला दिया? फ्रूट जूस में आपने पैक्टिन मिला दिया, बस जेल लाइक कंसिस्टेंसी आ गई, और इसी का आपने फायदा उठाया। और जेल लाइक कंसिस्टेंसी मतलब जो आप जैम बनाते हैं, ब्रेड के ऊपर आपने जैम की लेयर बिछा दी, या जो जेलीज बनाते हैं, वो लिलपिली गिलपिली जो बच्चों के मुंह में मिली, वो जेलीज। तो जैम और जेलीज जो बनाते हैं वो पैक्टिन की इसी प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन होती है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी आ गई। तो ये मिडिल लैमेला और दोनों तरफ सेल हो, अगर ये मिडिल लैमेला कंटिन्यूटी में रहा तो दोनों सेल्स के बीच में तो मैट्रिक्स का एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा। आप समझो मेरी बात, प्लांट मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर कंडीशन में और कॉलोनियल कंडीशन में डिफरेंस होता है। भाई साहब, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, बैक्टीरिया है ये बैक्टीरियल कॉलोनी है। कई ऑर्गेनिजम्स के मिलने से एक कॉलोनी बन गई, और कई सेल्स के मिलने से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और कॉलोनियल कंडीशन में डिफरेंस है, यहाँ सेल टू सेल कम्युनिकेशन होगा, और यहाँ कम्युनिकेशन नहीं है तब भी चलेगा। यहाँ सेल्स कम्युनिकेट करती है आपस में, मल्टी सेलुलरिटी का यही फायदा है। हाउ सेल्स टॉक टू ईच अदर, हाउ दे कम्युनिकेट ईच अदर। सेल किस तरह से, एक नर्व सेल मसल सेल को बोल रही है, बहना तुझे कॉन्ट्रैक्ट होना है, अब तुझे रिलैक्स होना है। तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो सीधा ही बोल देंगे नॉक नॉक, बोले कौन? आई एम द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अगर डिस्टेंस ज्यादा हुआ, कोई तो है जो मैसेज लेकर जाएगा, बोले आई एम द केमिकल सिनेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर। तो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। जहां भी मल्टी सेलुलरिटी होगी वहां कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। तो प्लांट भी मल्टी सेलुलर है, यहां भी कम्युनिकेशन होगा। सभी जिंदा सेल्स और जिंदा है, लिविंग कंडीशन है, तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना पड़ेगा। तो कोई तो है जो एक्सचेंज ऑफ मेटल में हेल्प कर रहा है, और उन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। तो व्हाट आर प्लाज्मोडेस्मेटा? प्लाज्मोडेस्मेटा आर द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ये जो जिंदा प्लांट सेल्स है, इनके बीच में लिविंग कनेक्शंस बन गए, उनको प्लाज्मोडेस्मेटा कहेंगे। एनसीईआरटी क्या कह रहा है? एनसीईआरटी कह रहा है दिस मिडिल लैमेला, ये मिडिल लैमेला है बीच में ग्रीन वाला, और उसके दोनों तरफ सेल वॉल है, ब्लैक कलर की लाइनिंग प्राइमरी सेल वॉल और रेड सेकेंडरी सेल वॉल। एनसीईआरटी कह रहा है दिस मिडिल लैमेला एंड सेल वॉल मे बी ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। मे बी लिखा है, हमेशा ऐसा होता है, ऐसा नहीं लिखा। मे बी ट्रेवर्स्ड बाय, ये लीजिए ट्रेवर्स कर दिया, मे बी ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा, मे बी ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। कैसा महसूस कर रहे हो? This middle lamella and cell wall may be traversed by plasmodesmata. जब जिंदा प्लांट सेल्स हैं, तो दोनों सेल्स की मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज हो गई। इधर देखो, ये ब्लू कलर से दिखाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन दोनों सेल्स की मेम्ब्रेन्स, ये लीजिए, ये मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज हो गई। दोनों सेल्स की मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज हो गई, और ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन गया, इस कनेक्शन को नाम दे दिया प्लाज्मोडेस्मा। एक को डेस्मा कहेंगे, एक से ज्यादा को डेस्मेटा कहेंगे। तो दोनों सेल्स की मेम्ब्रेन्स, ये लीजिए, ये मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज हो गई, इनकी मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज हो गई, और ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन गया, इन कनेक्शंस को बोल दिया प्लाज्मोडेस्मेटा। तो लिविंग सेल्स है, जिंदा सेल्स है, साइटोप्लाज्म यहां अंदर भरा है,
साइटोप्लाज्म अंदर है, साइटोप्लाज्म अंदर है, तो ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बन गए हैं, इन कनेक्शंस को बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। एक को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा, और एक से ज्यादा को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो व्हाट आर प्लाज्मोडेस्मेटा? प्लाज्मोडेस्मेटा आर द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। बाहर आ गया मैं? उधर जा रहे हैं ऑनलाइन वाले। प्लाज्मोडेस्मेटा आर द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन लिविंग प्लांट सेल्स, जिंदा सेल्स के बीच में होंगे, डेड प्लांट सेल्स के बीच में नहीं होंगे। हर बार दो प्लांट सेल जिंदा नहीं होती है, आप समझो मेरी बात। प्राइमरी सेल वॉल हो या सेकेंडरी सेल वॉल, दोनों में सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पैक्टिन है, प्रोटीन है, लिपिड है, वाटर है, ये चीजें दोनों में कॉमन है। अमाउंट वेरी करता है लेकिन ये चीजें कॉमन है। इन सब के अलावा कई बार सेकेंडरी सेल वॉल में कुछ एक्स्ट्रा डिपोजिशन देखने को मिलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल में। इन सब के अलावा सेकेंडरी सेल वॉल में कई बार सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, या फिर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, या क्यूटिन का डिपोजिशन हो गया, या मिनरल्स का डिपोजिशन हो गया। अगर सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन डिपोजिट हो जाएगा उन सब के अलावा, तो प्रोसेस को लिग्निफिकेशन कहेंगे, और अगर सुबेरिन डिपोजिट हो गया तो सुबेराइजेशन कहेंगे। आफ्टर लिग्निफिकेशन, आफ्टर सुबेराइजेशन, ठाकुर तो गियो, सेल्स बिकम डेड। सुबेराइज सेल्स डेड सेल्स होंगी, लिग्निफाइड सेल्स डेड सेल्स होंगी। कोर्क सेल्स सुबेराइज्ड होती हैं और जाइलम की ट्रैकिस और वेसल्स लिग्निफाइड होती हैं। अगर ये कोर्क सेल्स है, इसका मतलब इनकी सेकेंडरी सेल वॉल में सुबेरिन भी आ गया, तो ये जिंदा सेल होंगी या डेड सेल होंगी? डेड सेल। तो क्या उनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होगा? नहीं होगा। हर बार दो प्लांट सेल जिंदा नहीं होती हैं, और हर बार प्लांट सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा देखने को नहीं मिलते हैं। तभी एनसीईआरटी कह रहा है मे बी ट्रेवल्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस है जिंदा प्लांट सेल्स के बीच में, मतलब दीज आर एब्सेंट इन बिटवीन सुबेराइज सेल्स एंड लिग्निफाइड सेल्स। और ये जो कनेक्शन जो बन गया है, इस कनेक्शन को, इस लिविंग कंटिन्यूम को कोई बताएगा कौन सा पाथवे बोलते? सिम्प्लाज्मिक पाथवे। अगर पानी सेल वॉल से जा रहा है तो एपोप्लाज्मिक पाथवे, और प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जा रहा है तो दीज प्लाज्मोडेस्मेटा फॉर्म सिम्प्लाज्मिक पाथवे। बोले तो लिविंग कंटिन्यूम बन गया है सिम्प्लाज्मिक पाथवे। तो दो जिंदा प्लांट सेल के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाना है। अच्छा, एक लाइन बोल रहा हूं और आंसर दे देना। These plasmodesmata are lined by cell membrane, lined by cell membrane। कौन बोला था सबसे पहले? अभी तो एक बच्चा बोला था यहां से। वेरी गुड, कोई बोला होगा, कोई ना कोई। लाइन बाय सेल मेम्ब्रेन। ऑनलाइन ना लाइक। अगर इन प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू दोनों सेल्स का ईआर, क्योंकि देखो साइटोप्लाज्म यहाँ है, न्यूक्लियस भी यहाँ होगा, सेल ऑर्गेनेल भी यहाँ होंगे। ये जो सेल है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस सेल का ईआर दोनों आपस में अगर जुड़ गए, दोनों सेल्स की ईआर मॉडिफाई होकर आपस में जुड़ गई, तो ये जो बन गया है इसे बोलते हैं डेस्मोसोम। क्या बोलते हैं इसे? थप्पड़ मारना है मैं। डेस्मोसोम। ये सोम दिख रहा है या ट्यूब्यूल दिख रहा है? ये ट्यूब्यूल दिख रहा है या सोम दिख रहा है? ये ट्यूब्यूल है। व्हाट इज बायोलॉजी? डायग्राम एंड टर्मिनोलॉजी, बस यही है बायोलॉजी। डेस्मो ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। डेस्मोसोम एनिमल सेल्स में होता है और डेस्मो ट्यूब्यूल प्लांट सेल्स में होता है। ये एक एनिमल सेल है, ये एक एनिमल सेल है। पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं मैं। पूछने का काम छोड़ दिया मैंने कई साल पहले। ये एक एनिमल सेल है, और जहां भी एनिमल सेल्स में प्रेशर को टॉलरेट करना होता है, वहां पे प्रोटीन के डिपोजिशन से एक बटन लाइक, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर यहां पे बन जाती है।
और ये केराटिन प्रोटीन के टोन ऑफ फाइबर्स होते हैं। ये जो बटन लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, कुशन लाइक, इसको बोलते हैं डेस्मोसोम, सोमा, सोमेटिक सेल, जर्मिनल सेल। दिस द सोमा पार्ट ऑफ न्यूरॉन, बोलते हैं साइटोन पार्ट है, और ये इसका लॉन्ग एक्सोन है, डेंड्रॉन से कुछ याद आ रहा है? तो ये डेस्मोसोम है जो एनिमल सेल में मिलेगा, और ये डेस्मो ट्यूब्यूल है। क्या है ये? डेस्मो ट्यूब्यूल। डेस्मो ट्यूब्यूल प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। तो हर बार दो प्लांट सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा देखने को नहीं मिलते। तभी तो एनसीईआरटी कह रहा है दिस मिडिल लैमेला एंड सेल वॉल मे बी ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, मे बी। हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर ये कॉर्क सेल्स है, अगर ये लिग्निफाइड सेल्स है, तो ये डेड सेल्स होंगी, इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। हर बार दो प्लांट सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते, और हर बार प्लाज्मोडेस्माटा में ये डेस्मोटिब्यूल भी नहीं होता है। तो these plasmodesmata often have, often हमेशा नहीं, these plasmodesmata often have desmotibule, हर बार ऐसा नहीं होता है। हर बार दो प्लांट सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होंगे, और हर बार प्लाज्मोडेस्माटा में डेस्मोटिब्यूल नहीं होगा। सोच समझ के बोलना, ये डेस्मोटिब्यूल आरईआर का मॉडिफिकेशन है या एससीआर का? इस पे राइबोसोम दिख रहे हैं तुमको? ये मॉडिफाइड एससीआर है। क्या ये? मॉडिफाइड एससीआर है। अरे रफ यार मेनली सिस्टर्नी फॉर्म में होता है, स्मूथ यार मेनली ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, कुछ याद आ रहा है? तो ये एससीआर का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, इसके लिए जगह छोड़ देना आप लोग। एंजॉय। नहीं आधा तो बना ले, ये बना ले बेटा, बस वो बनाने की जरूरत नहीं है ना। तुम बड़ा के चक्कर में रहे ना, मैं दही बड़ा खा जाऊंगा। प्रभाकर साथ में चैटिंग भी कर रहा है, साथ में 9 क्लास में बैठा है। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, यहां लिख रहा है। ऑफन वाली लाइन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हर बार दो प्लांट सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होंगे, और हर बार इन प्लाज्मोडेस्माटा में ये डेस्मोटिब्यूल देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादातर मिलता है, हर बार देखने को नहीं मिलता है। तो these plasmodesmata often have desmotibule। डॉक्टर दत्ता, डाउट क्लियर बेटा? सब मिलजुल के काम। सेल मेम्ब्रेन तो कुछ नहीं बना रहा ना इसके। गोल्जी बॉडी मटेरियल सिक्रेट करता है। अभी आएगा, अभी सेल डिवीजन पढ़ा है? याद नहीं है तभी तो बैठे हो।
अच्छा, पहले मिडिल लेमेला बनती है, सेल वॉल बनती है? अरे बाबू, अगर सेल वॉल पहले बन गई तो बाहर मिडिल लेमेला के लिए रॉ मटेरियल कैसे आएगा? तभी तो पूछा, क्या सेल डिवीजन पढ़ा है? साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स याद करो। एक डॉटर न्यूक्लियस इधर बन जाएगा, एक डॉटर न्यूक्लियस इधर बनेगा, फिर बीच में पहले सेल प्लेट बनती है, गोल्जी वेसिकल्स बीच में आके इकट्ठा हो जाती हैं, फिर उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट डिपॉजिट होता है, तो वो प्लेट मिडिल लेमिला में कन्वर्ट हो जाती है, फिर मिडिल लेमिला के दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल बनती है। तो पहले मिडिल लेमिला बनेगी या सेल वॉल? मिडिल लेमिला, और उसकी भी शुरुआत सेल प्लेट से होती है। सेल प्लेट इज द प्रीकर्सर ऑफ सेल वॉल। क्या करेगा ईआर, क्या करती है? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट हो गया ना, इसके थ्रू भी तो मेटेरियल इधर से उधर जा रहा है, ईआर के थ्रू भी तो। स्मूथ यार, लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। डन। बेटा सेल वॉल तो सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है ना पुष्पवंत, और सेल वॉल सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो फिर वो इन्फेक्शन से तो वही बचा लेगा, लेकिन अगर कोई पैथोजन सेल के अंदर ही पहुंच गया तो फिर तो वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या, वो तो फिर पहुंच ही जाएगा। प्लांट्स में भी तो इन्फेक्शन होते हैं राजा। हाँ, प्लांट्स को कोरोना नहीं होता। सारे जानवर बाहर घूम रहे हो, दुनिया का सबसे कनिंग एनिमल घरों में बैठा है, कनिंग ही है, क्लेवर कहाँ है? बस हमेशा लेग पुलिंग में विश्वास करता है ना, क्योंकि दुनिया एक ही कंसेप्ट पे काम करती है, इफ योर एग्जिस्टेंस इज माय डेथ बेटर यू डाई। अगर आपके जिंदा रहने से मुझे प्रॉब्लम होती है तो भगवान आपको, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत ही ऐसी होती। ओम ने कहा टच मी नॉट, फिर भी स्पर्म ने टच किया। छेड़छाड़ किसी को ही पसंद नहीं है, जब सेल को ही नहीं है तो सेल के बने ऑर्गेनिज्म को क्यों होगी? और जब छू ही दिया है तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। एंट्री ऑफ स्पर्म इज ए फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। जिंदगी की शुरुआत ही फेगोसाइटोसिस से होती है, इसलिए एक इंसान दूसरे इंसान को डिस्ट्रॉय करता है। लेग पुलिंग है, क्रैब मेंटेलिटी। आप तो बेटा मतलब ही नहीं, क्लास में बैठ जाओ। आपको तो देख लिया मैंने, आपका ग्रीन टी शर्ट नाम ले लिया तो क्लास में खड़े होकर कुछ नहीं करने लगे। पहले अपनी दुनिया में लगा हुआ था, कोई मतलब नहीं था इसको। आप लाइव जा रहे हैं, लाइव ऑल इंडिया में जा रही है आपकी हरकतें। पहले मेरी पढ़ाई में इसका कोई ध्यान नहीं था, जैसे मैंने इसको छेड़ा, इसने मेरे को छेड़ा। मेरे को मत छेड़ना, मधुमक्खियों का छत्ता हूं मैं, एनाफाइलेटिक फायर हूं मैं। बड़ा लिखो छोटा लिखो, चुपचाप आगे आके बैठ जाया करो बेटा, छुपने के लिए मत आया करो कुछ परेशानी हो तो। हो गया बेटो, मिटाऊं? कौन बचा? ये क्या लिखा आपने? कंपोज्ड ऑफ, इवॉल्व विद, डिसॉल्व बाय, पूरा लिखिएगा। इवॉल्व विद मल्टी सेलुलरिटी। मिडिल लैमिला का इवोल्यूशन मल्टी सेलुलर कंडीशन के साथ ही हुआ है। यहां भी जगह है बच्चे, यहां भी आ सकते हो। वी वांट टू सिट देयर यू कैन। क्या बेटे हैं? हाँ, शायद मैग्नीशियम में भी 2+ ही होता है मेरे ख्याल से, पढ़ा है ना? मैग्नीशियम सॉल्ट देते हैं जब कब्जी हो जाती है तो इनेमा दिया जाता है, उसमें मैग्नीशियम सॉल्ट होता है, डाईवेलेंट होता है वो, फिर वो इंटेस्टाइन से वाटर खींच लेता है, ल्यूमेन में वाटर आ जाता है, और जो फीकल मैटर हार्डन हो गया था वो बिकम सॉफ्ट, देन खुल के होती है। याद आ रहा है? मिटाऊं? ये डेस्मोसोम है जो प्लांट सेल में नहीं एनिमल सेल में होगा। डेस्मोटिब्यूल प्लांट्स में होती है और डेस्मोसोम एनिमल।
एनिमल टिश्यू में पढ़ते हो आप लोग? टाइट जंक्शन अलग है, वो मत बोलो, सारा गेम टर्मिनोलॉजी का यहाँ पे। टाइट जंक्शन अलग है, गैप जंक्शन अलग है, हेमिटेस्मोसोम अलग है, फैट टाइसोसोम अलग है। अरे साथ तो कैसे बस। सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन पढ़े होंगे। मिटाऊं? कौन बचा? जल्दी कंप्लीट करो, 30 सेकेंड्स। तो सेल को शेप दे रहा है, सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को जाने से रोक रहा है सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में मिलेगा या यूकैरियोट्स में? सभी में मिलेगा। एंड सेल मेम्ब्रेन इज द डिलिमिटिंग बाउंड्री। सेल मेम्ब्रेन एक एनिमल सेल में सबसे बाहर एक पतली सी लेयर पाई जाती है, थिन फिल्म या थिन बाउंड्री, जिसको आज आप क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन ऐसी सोच सबसे पहले किसने बताई थी? श्वान ने बताई थी। एंड सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स, ये भी किसने बताया था? श्वान ने। और सेल हाइपोथेसिस किसने दिया था? श्वान ने। मतलब संडे के टेस्ट में मेरे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और सिर्फ 16 क्वेश्चंस आएंगे श्वान की तरफ से। मिटा रहा हूं बेटो इसको मैं। हाँ लिखो यहां पे लाइन, मिडिल लैमिला एंड सेल वॉल, मिडिल लैमिला एंड सेल वॉल, middle lamella and cell wall may be traversed by plasmodesmata. Middle lamella and cell wall may be traversed by plasmodesmata. मे बी को अंडरलाइन कर लो बेटा जी, मे बी को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि हर बार दो प्लांट सेल जिंदा नहीं होंगी, हर बार दो प्लांट सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होंगी। ये सेल मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है। मेम्ब्रेन तो सभी में मिलेगा, एंड सेल मेम्ब्रेन का डिलिमिटिंग बाउंड्री, सेल की हद यहीं तक होती है, इसके बाहर जो भी होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं। तो मेम्ब्रेन की स्टडी करें। अब स्टडी कैसे करें? 1950 के बाद ये कमाल हुआ, आफ्टर 1950s, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे से इन्वेंट हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दुनिया में आ गया तो ये पॉसिबल हो पाया कि हम और ज्यादा माइक्रो लेवल पे और ज्यादा डेप्थ में हम मेम्ब्रेन की स्टडी कर सकते हैं। तो पहले तो 1950 आया, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, तो अब हमारे लिए ऑप्शन हो गए, हम मेम्ब्रेन को डेप्थ में पढ़ सकते हैं। लेकिन केवल माइक्रोस्कोप आने से कुछ नहीं होगा, मेम्ब्रेन भी तो चाहिए जिसकी स्टडी करनी है। बोले अब मेम्ब्रेन को कलेक्ट करके लेके आओ। बोले मेम्ब्रेन को कहां से कलेक्ट करके ले आए? इधर उधर लोग भागने लगे। बोले भागने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी बॉडी से ले लो। बोले हमारी बॉडी में मेम्ब्रेन कहां से मिलेगा? बोले फ्री सेल से लो। अब फ्री सेल कहां है? बोले आपके ब्लड में। बोले दो ऑप्शन है आपके पास में, एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी से मेम्ब्रेन को कलेक्ट करना बड़ा आसान है। उसके एक लगा बेटा कान पे, लगा, खड़ा हो, इधर आओ, इधर आओ। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। शर्म नहीं आती रे? सो रहा है क्लास में, इधर फेशियल एक्सप्रेशन मत देना, फायर है मैं। कहां से हो? इधर आओ। कहां से हो? नीचे नीचे, ऊपर जाएगा इतना। ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ईयरफोन है। हम गरीब दिखते हैं तेरे को? तो पढ़ने के लिए भेजा है कि व्हाट इज दिस? सलवार पजामा? ओके, कंफ्यूज है बेटा। सो रहा है क्लास में, पेट दुख रहा है, यहाँ पे पीयूष चिकित्सा ले।
हॉस्पिटल खोला हुआ मैंने, कहीं पापा का पेट दुखे तो बुला के ले जाएंगे। या पढ़ने आए हो कि सोने आए हो? तो फिर कहां से हो? अरे बाप रे, गलती हो गई माए बाप। बिहार से, ये वाला बिहार बूंदी के पास वाला, मैंने सोचा बूंदी से है। बिहार तो यही है ना पास में, 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर। माँ को नींद नहीं आती होगी बच्चे का कोटा के अंदर किसी ने कोई वहां पे लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा, खाना मिला कि नहीं मिला? पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? आर्मी में। अगर वो बंदा भड़क गया किस दिन तो जय जवान जय किसान। इन्होंने परेशान कर रखा है विज्ञान। जाओ मुंह धो के आओ। घर में सबसे बड़े हो? अकेला ही है? मम्मी पापा भी नहीं है? नालायक, अकेला हूं। इकलौता हो सकता है। मतलब इसकी तो टर्मिनोलॉजी बहुत उधेड़ने वाली है अभी। आप लोग सुनो यार, इतनी दूर से भेजा गया है। हम ट्यूशन इसलिए नहीं जाते थे कि पापा सरकारी डॉक्टर थे, ऊपर से कोई भी कमाई नहीं करते थे। महीने की जो सैलरी आती थी वो घर के खर्च में खर्च हो जाती थी। जो बच जाता था धीरे धीरे बैंक में इकट्ठा हो गया ताकि बुढ़ापे के बाद में काम आएगा सबके घर परिवार के लिए। कि पापा के पैसे बिना मतलब खर्च हो जाएंगे, बड़ा भाई मुझे पढ़ा देगा, मैं छोटे भाई से कुछ निकाल लूंगा, इसलिए तीनों पढ़ लेंगे। और ये इसलिए आते हैं, बंदा आर्मी में है, इतने भारी जूते पहनना होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी पहने पहने देखो जरा। और माइनस का टेम्परेचर, वहां पे देश की सेवा के लिए ठेका उन्होंने ले रखा है। शर्म नहीं आती? उन्होंने ठेका ले रखा है। हम यहाँ पे क्या केवल उनको परेशान करने के लिए आए दुनिया में? इधर सुनो, इतना दूर से आए हो यार, पढ़ने तो आए हो। जब आ गए हो तो यार आपके मम्मी पापा का पैसा है यार, तो कम से कम अपने पेरेंट्स के सपनों को तो पूरा करो। सुधर जाओ तुम लोग, मेरा फील्ड चेंज करवाओगे तुम लोग। सुनो, सेल मेम्ब्रेन 1950 के बाद में, 1950s के बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो बड़ा आसान हो गया कि हम मेम्ब्रेन की स्टडी कर पाए। अब बोले पहले मेम्ब्रेन को कलेक्ट करते, तो पहले तो आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब बोले पहले मेम्ब्रेन को कलेक्ट कर, तो मेम्ब्रेन को कलेक्ट करेंगे तभी तो मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे। तो बोले मेम्ब्रेन कहां से लें? फ्री सेल ले लेते। अब फ्री सेल के दो ऑप्शन है हमारे पास में, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी से मेम्ब्रेन को कलेक्ट करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आरबीसी में, हमारी जो आरबीसी है मैच्योर आरबीसी, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। कंप्लीट मैच्योर आरबीसी, मैमेलियन आरबीसी कंप्लीट डिवॉइड ऑफ, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेली। तो आरबीसी से मेम्ब्रेन को कलेक्ट करना बड़ा आसान है। अगर आप कंप्लीट सेल की स्टडी करना चाहते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप डब्ल्यूबीसी का सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस भी होता है और डब्ल्यूबीसी में सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं। तो केवल मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है तो आरबीसी को लीजिए, और केवल पूरी सेल की स्टडी करनी है तो आप डब्ल्यूबीसी का सिलेक्शन कीजिए। तो हमें तो मेम्ब्रेन कलेक्ट करनी थी। अब मेम्ब्रेन को कलेक्ट करने का काम किया दो साइंटिस्ट ने, एक का नाम गोर्टर और दूसरे का नाम ग्रेंडेल। सुनिएगा जरा, बोथ वर्क इंडिपेंडेंटली। इन्होंने आरबीसी से मेम्ब्रेन को कलेक्ट किया। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया 1950 में, और जब माइक्रोस्कोप आ गया तो हमारे पास ये हो गया कि हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। फिर बोले अब मेम्ब्रेन तो लेकर आओ, तो मेम्ब्रेन को लाने का काम इन्होंने किया। दोस्तों, इन्होंने आरबीसी से मेम्ब्रेन को कलेक्ट किया। इन्होंने आरबीसी लिया और आरबीसी को उठाकर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। बोर्ड से बाहर चला गया मैं। इन्होंने आरबीसी को उठाकर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। ये आरबीसी, आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। ये लीजिए, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को रखेंगे तो फिर क्या होगा, इसमें वाटर का एंट्री होगा, और वाटर का एंट्री होगा तो बोले एंडो ऑस्मोसिस हो गया। क्या हो गया बेटे? एंडो ऑस्मोसिस। ये आरबीसी धीरे धीरे स्वेलअप होगा और अल्टीमेटली बस्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनली आरबीसी रप्चर हो गया। ये लीजिए, एंड रप्चरिंग ऑफ आरबीसी इज नोन एज हीमोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटे? हीमोलाइसिस। आरबीसी रप्चर हो गया, बोला था हीमोलाइसिस। HAEHE बोथ स्पेल्स आर करेक्ट। हीमोलाइसिस, कोई ब्रिटिश है कोई अमेरिकन इंग्लिश है ना, हीमोलाइसिस।
तो गॉटर ग्रैंडल ने क्या किया बेटे, आरबीसी को उठाकर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। व्हेन आरबीसीज आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो एंडोऑस्मोसिस होगा और आरबीसी धीरे धीरे स्वेल अप होगी, अल्टीमेटली बस्ट हो गई, रप्चर हो गई। और रप्चर हो गई तो रप्चरिंग को हीमोलाइसिस बोल देंगे। तो इससे क्या हुआ, इसकी आत्मा इससे बाहर निकल गई। बोले तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन था वो बाहर निकल गया, आरबीसी के अंदर साइटोप्लाज्म था वो बाहर निकल गया, और लास्ट में बच गया इसका खोल। बोल बेबी बोल, खोल। और इस खोल को नाम दे दिया आपने घोस्ट आरबीसी। क्या बोल दिया, घोस्ट आरबीसी। आराम से डराओ ना मास्टर को। इस तरह से आरबीसी का मेम्ब्रेन मिल गया, और इस तरह से मेम्ब्रेन मिल गई तो इन्होंने मेम्ब्रेन की स्टडी कर ली। तो पहले तो आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिर मेम्ब्रेन को कलेक्ट करने का काम किसने किया, गॉटर ग्रेडल ने। आरबीसी से मेम्ब्रेन को कलेक्ट किया तो दे स्टडीड ऑन घोस्ट आरबीसी। अब मेम्ब्रेन की स्टडी की तो इनको पता चला मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड। ध्यान सुन लो, मेम्ब्रेन में लिपिड की 2 लेयर होती हैं। ये सबसे पहले इन्होंने ही बताया बेटा जी। लिपिड बाइलेयर का कंसेप्ट यहीं पे आया। इससे पहले जो लोग सोच रहे थे सबने कहा था कि मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ लिपिड, और सिंगल लेयर तो हो ही नहीं सकता। आप समझो मेरी बात को, क्योंकि जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है, और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होता है उसका हेड पार्ट पोलर होता है और टेल्स नॉन पोलर होती है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, याद आ रहा है, ये फैटी एसिड्स है, ये ग्लिसरॉल है, और इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है H3PO4 OH OH OH। याद आ गया आप लोग, तो OH तो OH से आराम से इंटरेक्ट कर लेगा। कुछ बायोमोलिक्यूल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो फॉस्फो ये वाला जो है ग्लिसरॉल पार्ट, तो ये जिसका हेड जो होता है ये पोलर होता है, वाटर लविंग होता है, और टेल्स होती है वो नॉन पोलर होती है, वाटर हेटिंग और उसको रिपेल कर रही है। हेड जो होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा, और टेल्स होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। आप समझो मेरी बात को। तो अभी तक जो लोग बात सोच रहे थे, सोच ही रहे थे, कोई एक्सपेरिमेंट कोई दमदार किए नहीं थे इनसे पहले, कह रहे थे कि मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ लिपिड। इन्होंने कहा नहीं, लिपिड की एक लेयर तो हो ही नहीं सकती। एक्चुअली सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ एक्वस एनवायरनमेंट, दोनों तरफ एक्वस एनवायरनमेंट है। सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ एक्वस एनवायरनमेंट है, दोनों तरफ एक्वस एनवायरनमेंट है, दोनों तरफ एक्वस एनवायरनमेंट है। तो मोनोलेयर कैसे हो सकता है, देखो ना, अगर मैं मोनोलेयर बनाऊंगा तो या तो ऐसे बनाऊंगा, या फिर ऐसे, कैसे ही बना दो, मोनोलेयर तो ऐसे ही होगा ना। सिंगल लेयर कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं इनका हेड पार्ट पोलर होता है, ये वाटर लविंग होता है, ये वाटर लविंग होता है। अगर ऐसे बनाएंगे तो ये तो वाटर से इंटरेक्ट कर जाएगा, टेल वाटर से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, मोनोलेयर तो हो ही नहीं सकता। लिपिड बाइलेयर ही होगा, 2 लेयर होंगी, और 2 लेयर भी भाई साहब ऐसे नहीं होंगी, ऐसे नहीं होंगी। मेम्ब्रेन को पहले कलेक्ट किया गॉटर ग्रैंडल ने। जब स्टडी की तो उन्होंने देखा कि मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड। लिपिड बाइलेयर का कंसेप्ट इन्होंने दिया, और बाइलेयर में भी ये व्यवस्था तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हेड पार्ट पोलर है, टेल नॉन पोलर है, सेल के बाहर और अंदर तो एक्वस एनवायरनमेंट है, तो ये इससे कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो ये वाला तो अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता, ये वाला अरेंजमेंट तो हो ही नहीं सकता, ये वाला अरेंजमेंट तो हो ही नहीं सकता। होगा तो बाई लेयर, लेकिन अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हुआ कि टेल पार्ट को उस एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से अरेंज किया कि हेड पार्ट तो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए और टेल्स एक दूसरे के आमने सामने आकर इस तरह से अरेंज हो गई। ये व्यवस्था होगी बेटा जी। तो गॉटर ग्रैंडल ने आरबीसी से मेम्ब्रेन को कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके उसकी स्टडी कर ली, और इन्होंने लिपिड बाइलेयर का कंसेप्ट दे दिया। मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड, लिपिड बाइलेयर, ये सबसे पहले इन्होंने ही बताया। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया 1950 में, तो बोले अब हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, डिटेल स्टडी कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो पहले मेम्ब्रेन कलेक्ट करो, और मेम्ब्रेन को कलेक्ट करने का काम किया गॉटर ग्रैंडल ने। और इनका जो मॉडल है, इस मॉडल को हमने नाम दिया लिपोइडल मॉडल। लिपिड का बना है, लेकिन लिपिड की कितनी लेयर है,
दो लेयर है। ये सबसे पहले इन्होंने ही कहा था लिपोइडल मॉडल में दोस्तों। और मेम्ब्रेन कहां से कलेक्ट की? आरबीसी से। चलो हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? आरबीसी को उठाकर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। और जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। एंड श्रिंकिंग ऑफ आरबीसी इज नोन एज, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। इतनी आसानी से मैं कहां इम्प्रेस्ड होता हूं? इतनी आसानी से नहीं। इतना सरल आसान क्वेश्चन होगा तो मैं पूछूंगी क्यों? श्रिंकिंग ऑफ आरबीसी मतलब एक पर्टिकुलर टर्म होगा तभी तो पूछा है ना। अरे बेटा, इधर भी प्लाज्मोलाइसिस बोले इधर भी बोले तो कोई ये थोड़ी है कि भेदभाव करेंगे। आंसर नो है तो नो है। अबे क्या एक्सो और एंडोस्मोसिस है? पहले तो पढ़ो जाके। पहले पढ़ो जाके एक्सोस्मोसिस किसको बोलते हैं, एंडोस्मोसिस किसको बोलते हैं। उसमें कुछ नहीं है। ए शकुंतला बंद कर इसको, कुछ नहीं है उसमें। कौन है इस बैच का टॉपर? ही इज नो मोर। इस बैच का टॉपर लड़की कैसे हो सकता है? आपका बेसिक बड़ा कमजोर है। मैंने फेज नहीं कहा, मैंने बैच कहा है। तुम्हारा इतना कंफ्यूजन है क्या? तो सेम और सिमिलर में कितना कंफ्यूजन रखते होंगे? नहीं समझे मेरी बात को? दो जुड़वा है, दो जुड़वा लड़कियों की शादी जुड़वा भाइयों से हुई, तो जुड़वा बहनों के पति जो होंगे वो सेम होंगे या सिमिलर? नहीं, आपका बड़ा कंफ्यूजन है यार, कसम से। मैंने बैच बोला है, फेज नहीं। श्रिंकिंग ऑफ आरबीसी इज नोन एज क्रिनेशन। क्रिनेशन कौन बोला? क्रिनेशन, CRENATION है। गूगल का यही मजा है। गूगल का यही मजा है। गूगल पीयूष पापा भी बोलता है। यस सर। तो भाई साहब एनसीईआरटी खोल लीजिए। रुक जाओ, एनसीईआरटी खोल लो, पेज नंबर 131 पे आ जाओ और पहला पैराग्राफ पढ़ो पहले। जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे। मेरी बारात में नहीं आए, कल भी मैंने कहा था बिना एनसीईआरटी के क्लास से मत आ जाना। बोलते बहुत हो बेटा, रिजल्ट रिफ्लेक्ट नहीं करता। रिजल्ट रिफ्लेक्ट नहीं करता, बस बोलते बहुत हो। बेटा ये इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ नहीं आता है। इंग्लिश पढ़ा करो। घर वालों ने इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, कुछ भी नहीं। पूरा दिन भर टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे नेटफ्लिक्स का वो लेने से कुछ नहीं होगा। कीप योर माउथ शट। चुप रहना। तो ढंग के लोगों की दोस्ती बनाओ जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, थोड़ा बोलते हो वो लोग। कल जाओगे इंडिया से बाहर तो क्या करोगे? टेलीप्रॉम्प्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में क्या करोगे? भाइयों बहनों खत्म। जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो चलते चलते टेक्निकल एरर है आ गई तो क्या आप 1 मिनट भी लगातार नहीं बोल सकते क्या? बड़े होके पीएम बनोगे क्या? तो फिर पढ़ो उसको। पहला पैराग्राफ पढ़ो, फर्स्ट पैराग्राफ 131 पे। कितने बच्चों के पास में एनसीईआरटी है? कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। सुनो इधर, ढंग से पढ़ना। पहला पैराग्राफ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया 1950 में, तो हम बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे किसकी? प्लाज्मा में। दूसरा पैराग्राफ इसके बारे में लिखा है कि मेम्ब्रेन कलेक्ट करने का काम गॉर्डर ग्रेंडल ने किया और बताया कि मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड। फिर तीसरे पैराग्राफ पे आ रहा हूं। तो यहां तक ये पता लगा, रुक जाओ भाई साहब, नोट्स बनाना टारगेट थोड़ी ना है, कोई चीज समझ में भी तो आनी चाहिए। हाउ टू समझे एनसीईआरटी। मैं इसलिए आया हूं क्लास में भाई। कल की क्लास के अंदर बिना एनसीईआरटी के आप आएंगे नहीं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो तो आपने खो ही दिया, अब क्या करें, एनसीईआरटी दिलाती नहीं आप लोग। तो थर्ड पैराग्राफ पे अभी तक सिर्फ ये पता लगा कि मेम्ब्रेन में लिपिड की 2 लेयर होती है। धीरे धीरे केमिकल इन्वेस्टिगेशन और आगे गया तो पता चला मेम्ब्रेन में केवल लिपिड नहीं है, लिपिड के साथ साथ मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी होता है। और फिर थोड़ा और आगे गया तो पता चला मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। ये थर्ड पैरे पे आ गए हम लोग। तो चलते हैं थर्ड पैरे पे। इधर देखो, मेम्ब्रेन में लिपिड की 2 लेयर है, यहां तक कहानी कंप्लीट हो गई। और मेम्ब्रेन की स्टडी किसने कर ली? यहाँ पे शुरुआत कर दी गॉर्डर ग्रेंडल ने। सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड। धीरे धीरे केमिकल इन्वेस्टिगेशन आगे गया तो पता चला मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी होता है। ये लीजिए, मैंने लिपिड बाइलेयर बना दी बेटी, ये लिपिड बाइलेयर बना दी। ये लिपिड बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूं मैं।
तो गॉटर ग्रैंडल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कलेक्ट की, सेल मेम्ब्रेन आरबीसी से। आरबीसी को उठाकर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, आरबीसी रप्चर हो गई, हीमोलाइसिस हो गया, और जो मेम्ब्रेन मिल गया उसको घोस्ट आरबीसी का, उसकी स्टडी की तो पता चला मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड, लिपिड की 2 लेयर्स है। और अरेंजमेंट ये वाला होगा, ये वाला अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। याद करो, फर्स्ट सेल वाज इवॉल्व्ड इन पानी, अभी तो पूरा ही समुद्र का पानी था, क्या रे हेल्ड इन हॉट डाइल्यूट सूप। इनऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक बने, और जब सिंपल ऑर्गेनिक बने तो वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, उनके बीच में इंटरेक्शन शुरू हुआ। और वो शुरुआत में जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल थे बहुत समझदार थे, उनको पता था अगर सर बढ़ाएंगे तो जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, तो एक दूसरे को लाते मारना शुरू कर दिया उन्होंने, हेड अपोजिट डायरेक्शन में कर लिया, अपने आप को बचा लिया। और इस तरह से इंटरेक्शन हुआ उन बायोमोलिक्यूल्स में कि लिपिड का बाइलेयर बन गया, एक गोल गोल स्फीयर लाइक सेल स्ट्रक्चर बन गई, और इस तरह से लिपिड बाइलेयर बन गया। तो पहले सेल मेम्ब्रेन बना, पहले सेल मेम्ब्रेन बना, और इस मेम्ब्रेन को बनने के लिए फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन हुआ। अगर ये इंटरेक्शन नहीं होता तो आप नेचर में जो भी बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं, जो फ्लोरा और फाना देख रहे हैं, वो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता। लिविंग वर्ल्ड पहला ही चैप्टर है, जो भी बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, इंटरेक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो अभी तो पूरा ही समुद्र का पानी था, लेकिन जब इंटरेक्शन हुआ तो फिर लिपिड बाइलेयर बन गया, तो उसके अंदर जो आ गया फ्यूचर में उसको साइटोप्लाज्म कहा गया, और जो बाहर रह गया उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहा गया। तो इस तरह से पहले सेल मेम्ब्रेन बना, फिर उसके बाद में दूसरे सेल ऑर्गेनेल इनफोल्डिंग वगैरह शुरू हुई और सेल ऑर्गेनेल बनना शुरू हुए। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? लेकिन वो कैसे हुआ होगा? समथिंग मैजिकल हैपेंड। पहली सेल में लाइफ कैसे आई होगी, बस उसको समझने में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। और हम जिंदगी रहते रहते जिंदगी के मायने ही नहीं समझ पाते हैं कि जिंदगी ऊपर वाले ने क्यों दी है। तो जिंदगी रहते रहते जिंदगी के मायने समझ लो। बेटा बिहार वालों, कहाँ गया वो? अभी भी वक्त है, अकेला नहीं होता, इकलौता होता है। समझा दिया मैंने उसको। तो माँ बाप हैं, जब तक हैं अपने आप को संभाल लो। जब 200-400 साल के बाद में कभी तो प्लेनेट से जाएंगे, 500 साल 700 साल के बाद में टच वुड, तब कौन संभालेगा आपको? तो अभी हैं वो, दिखने में वो भगवान जैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, माँ की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा उनके लिए सपने जियो, जागो इंडिया जागो। इस एज में बहुत एनर्जी होती है। तो यहां तक तो सिर्फ ये पता लगा कि मेम्ब्रेन में 2 लेयर है लिपिड की। थोड़े आगे गए तो पता चला लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी होगा, और जैसा प्रोटीन बाहर की तरफ होगा वैसा ही प्रोटीन अंदर की तरफ होगा, मतलब आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर आर सिमिलर। तो मेम्ब्रेन में सिमेट्री होती है। ये किसने बताया? ये बताया डेवसन और डेनली ने। लेकिन जब आगे थोड़ा और चले तो एक साइंटिस्ट है रॉबर्टसन, उन्होंने अलग अलग सेल मेम्ब्रेन्स की स्टडी की, डिफरेंट प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की स्टडी की, और स्टडी की तो पता चला कि मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होगा, आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर आर नॉट सिमिलर। बाहर का जो प्रोटीन होता है और अंदर की तरफ जो प्रोटीन होता है वो एक जैसा नहीं होता है। कि आउटर प्रोटीन लेयर में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है और इनर प्रोटीन लेयर में कार्बोहाइड्रेट देखने को नहीं मिलता है। तो पहले तो आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो हमें पता लगा हम लोग डिटेल में स्टडी कर सकते हैं अब सेल मेम्ब्रेन। तो पहले मेम्ब्रेन को कलेक्ट किया, फिर इनको पता चला कि मेम्ब्रेन में लिपिड की 2 लेयर होती है। थोड़ी केमिकल इन्वेस्टिगेशन आगे गई तो पता चला मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी होगा और कार्बोहाइड्रेट भी होगा। तो मेम्ब्रेन में सिमेट्री नहीं होती, एसिमेट्री होती है। आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर आर नॉट सिमिलर। बाहर की प्रोटीन लेयर में कार्बोहाइड्रेट होगा, अंदर वाली में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ये सबसे पहले किसने बताया? रॉबर्टसन ने। तो मेम्ब्रेन में एसिमेट्री होती है, ये बताया रॉबर्टसन ने। तो चाहे डेवसन डेनेली की बात करें या रॉबर्टसन की बात करें, इन दोनों ही मॉडल्स को बोलते हैं सैंडविच मॉडल्स। ये सैंडविच बन गया है बेटा जी। ये ब्रेड है, इसके ऊपर जैम लगाया, इधर देखो,
ये ब्रेड का लेयर, ये ब्रेड है, इसके ऊपर जैम लगाया, ये ब्रेड है, इसके ऊपर जैम लगाया, और दोनों ब्रेड्स को इस तरह से रख दिया कि जैम लेयर कॉमन हो गई। लेकिन यहां पर दोनों तरफ ब्रेड एक जैसी है, इधर भी ब्राउन ब्रेड है, इधर भी ब्राउन ब्रेड है, ये ब्रेड एक जैसी है, तो मेमोरी में सिमेट्री है। और यहाँ देखिए, ये बाहर मल्टी ग्रेन ब्रेड है और यहाँ पर सिंपल ब्रेड है। तो यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट होगा, अंदर की तरफ कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। तो सिमेट्री हुआ या एसिमेट्री? तो ये दोनों ही सैंडविच है। ये लिपोइडल मॉडल था और ये सैंडविच मॉडल्स है। तो इन्होंने कहा 4 लेयर है एक्चुअली, एक प्रोटीन होता है, एक लिपिड होता है, एक लिपिड होता है, एक प्रोटीन होता है। ये दोनों लिपिड लेयर इतनी पास पास होती हैं कि एक ही कंसीडर होती है तो एक्चुअली PLLP, लेकिन दोनों लेयर इतनी पास पास है कि वो एक ही लेयर दिख रही है, लेकिन है तो 4 लेयर। तो लिपिड बाइलेयर आ गया, PLP मॉडल। लेकिन जब इन लोगों से ये पूछा गया कि मेम्ब्रेन अपने कंपोजिशन को मेंटेन कैसे रखता है, अभी तक जितने भी मॉडल मैंने डिस्कस किए, ठीक है, किसी चीज पे रिसर्च करना शुरू करोगे, कोई तो है जो काम की शुरुआत करेगा, कोई तो है जो पायोनियर होगा। तो इन्होंने शुरुआत तो कर दी, रिसर्च भी करना शुरू कर दिया, लेकिन ये चारों में से इनमें से कोई भी ये नहीं बता पाया कि मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमेबिलिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में किसका रोल ज्यादा होता है, मेम्ब्रेन अपने कंपोजिशन को मेंटेन कैसे करता है। क्योंकि दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म एनिमल नहीं है और हर एनिमल होम्योथर्म नहीं है। तो जब एनवायरनमेंट में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आता है, तो फिर वो ऑर्गेनिज्म अपने सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन को मेंटेन कैसे रखता है। क्योंकि अगर मेम्ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट रुक जाएगी, तो मेम्ब्रेन फ्रीज हो सकता है या फिर मेम्ब्रेन मेल्ट हो सकता है। तो मेम्ब्रेन अपने कंपोजिशन को मेंटेन कैसे रखता है, मतलब सिंपल सिंपल सी बात करूं, इनमें से कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सबके सब रिजेक्टेड मॉडल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल 1972 सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। तो शुरुआत यहां से हुई। आज आप आरबीसी के बारे में सब जानते हैं कि हमारी जो आरबीसी है, ह्यूमन आरबीसी, इरिथ्रोसाइट की बात कर रहा हूं। आज इसका केमिकल कंपोजिशन आप अच्छे से समझ चुके हैं बेटा जी, कि हमारी आरबीसी में 52% बोलो प्रोटीन होगा, 40% लिपिड्स है। अब आसान हो जाएगा, बस शुरू के डाटा में ही कंफ्यूजन रहता है कि किसको 40 और किसको 52 बोले। बाकी 8% कार्बोहाइड्रेट्स है। ऊपर वाले कोई उल्टा पुल्टा कर देगा और बस सीन बिगाड़ देगा आपका। लेकिन अल्फाबेट्स का यही सीक्वेंस होता है, पहले सी आता है, फिर एल आता है, फिर पी आता है। कम से ज्यादा, कम से ज्यादा 8, 40 और 52। याद रहेगा क्या? कुछ नोट करना है तो कर लीजिए। Shrinking of RBC is known as crenation, CRENATION। लिखा दूंगा अभी, पहले इसको नोट कर लो। आप कहाँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे पहुंच गए? अभी तो मैंने फंक्शन पढ़ा ही नहीं, इस पेज पे तो मैं आया ही नहीं। अभी तो यहीं घूम रहे हम। लिपिड की 2 लेयर है, ये दोनों लेयर इतनी पास पास होती है कि सिंगल लेयर की तरह कंसीडर कर दिया है। तो 4 लेयर ना बेटे, लेकिन वो दोनों लेयर बीच में आ गई तो आपने कॉमन लेयर की तरह कंसीडर कर दिया। फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर हैं तो आपने कहा सिंगल लिपिड लेयर हो गया, लेकिन है तो 2 ही ना। कल कौन सा बुक लेकर आना है? कौन सी क्लास का?
कौन से सब्जेक्ट का? हाँ, अब फाइनल कंफर्म कर दिया मैंने। कहोगे सर आपने एनसीईआरटी बोला था, सब्जेक्ट तो बताया नहीं, या फिर क्लास नहीं बताई। इस बार नीट का जो एग्जाम दिया था, जिसकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है या हो चुकी है, कितने बच्चों के 550 से ऊपर मार्क्स आए थे? गुड। हाथ ऊपर ही रखना, एक बार मैं चेहरा स्कैन कर लूं। ठीक है, शाबाश, गुड गुड। कोई 300 से नीचे वाला भी था क्या? खबरदार जो हाथ भी उठाए तो हैंड फ्री कर दूंगा। फिर कहोगे फ्रोजन शोल्डर हो गया मेरे को। बच्चा 360 स्कोर कर रहा है बायो में, और हम कह रहे टोटल 300 लेके आ रहे हैं। हंस रहे हो गोलू? खाना वाना ठीक मिल रहा है? ये बटन टूटने वाला है शर्ट का। नहीं बेटा जी, प्रोटीन और लिपिड का परसेंटेज सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करता है। आपको फिलहाल अपनी केवल आरबीसी का याद रखना है, और जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो न्यूरॉन का भी याद रख लेना। डॉक्टर कुमार, हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर, आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? डोनेन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है बाबू, उसमें 52% प्रोटीन होगा, 40% उसके अंदर लिपिड होगा, और रिमेनिंग 8% कार्बोहाइड्रेट। ये सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करता है बेटे। ये ह्यूमन आरबीसी में हमने केमिकल्स का परसेंटेज लिख दिया है। मिटाऊं बेटे? ये जो अंदर की साइट होती है ना, ये अंदर वाली साइट, इसको बोलते हैं साइटोसोलिक साइट। क्या बोलते हैं? क्योंकि अंदर साइटोसोल भरा हुआ है, तो सेल मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट में इनर साइड साइटोसोलिक साइड होती है। तो सोच समझ के बोलना, कार्बोहाइड्रेट क्या साइटोसोलिक साइड पे मौजूद है या आउटर साइड पे मौजूद है? आउटर साइड पे। ये जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है, ये कार्बोहाइड्रेट है। ये आउटर साइड पे होता है, कभी भी साइटोसोलिक साइड पे नहीं होता है। एब्सेंट ऑन साइटोसोलिक साइड, यानी इनर साइड पर नहीं होता है। हाँ बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि लिपिड का परसेंटेज जो है वो प्रोटीन से ज्यादा हो जाए। तो मैं पहली बार पहले भी कह चुका हूँ, सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करता है। डन? कौन बचा? डू इट फास्ट। कुछ समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूं?
ये एक लिंक नोट कर लो। दे दिया था, कोई बात नहीं, पुराने चावलों। हाँ 0609। बेटा क्या तुम लैंग्वेज बोलना चाहते हो या बाप की उम्र के इंसान से किस तरह से बात करना चाहते हो, मेरे समझ में नहीं आता है। मैं तो औलादों से उतना ही मजाक करता हूँ जिसमें घर बना रहे। अब आप देख लो कि कैसा आपका संस्कार है और कैसा आपका रिफ्लेक्शन है, चॉइस इज योर। तो आप क्या कहना चाहते हैं मुझे नहीं पता। घर में भी ऐसे ही पेरेंट्स भाई बहनों से ऐसे ही बात करते हो क्या? मैं वही बोलता हूँ सुधारने के लिए सीधा यहाँ पे हिट करें। मेरे को ना ज्यादा डिप्लोमेसी आती नहीं है, मैं बता रहा हूँ साफ साफ। अब बोलो क्या लिखा था वहां पे? 0609। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या? जो माँ बाप ने सिखाया वही बाहर रिफ्लेक्ट करना है। जरूरत नहीं है मुझे भीड़ की। आई वांट दोस सोल्जर्स हु से यस सर। भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं है। कल को तुम भी बाप बनोगे, आई थिंक सो। और आपके पापा आपके हीरो हैं, सुपर हीरो, क्योंकि बंदे में गट्स है, क्वालिटी है, दम है, फोड़ता की बातें नहीं करता वो इंसान। आपकी औलादें आपको पूजेंगी, क्या पूजेंगी? जूता लेके पूजेंगी। तो ऐसी बातें करोगे तो क्या करेंगे बताओ आने वाली जनरेशन आपको? को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समय रहते सुधर जाओ, वरना जानते हो मेरे को तुम लोग, जब तक बाप हूँ फिर फायर बन गया तो उसके बाद में फ्लावर नजर नहीं आएगा। अच्छे से बच्चे बन के रहना है बेटे। हाँ तो बार बार चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। माइनस टेम्परेचर पे भेज दूंगा, -40 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाएगा। है बेटू, बस बातें बात कर लेंगे ना यार। अरे बातें बात कर लेंगे ना बेटा। पता तो चलेगा ना जब इस पे धीरे धीरे क्वेश्चंस आने लगेंगे। मेरा डायलॉग मिल जाएगा वहां पे, खूब पढ़ा करो दीवानों की तरह। एक जुनून, एक नशा, एक बर्निंग डिजायर, क्योंकि तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना है। हो गया ये? अच्छा घंटी बज गई क्या बाहर जाने के लिए? कल कौन सा बुक लेकर आना है? 11th या 12th? डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर यादव, बाद में बात कर लेंगे बेटा, है ना? बाय बाय।